अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया खैरियत से होंगे। आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, चाहे आपके एग्जाम के अंदर 10 महीने हो या 10 दिन हो। ये जो पूरा वन शॉट लेक्चर है इसके अंदर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हमने ऐसा प्लान बनाया है कि आपके भी 90% से अबव मार्क्स आने वाले हैं, जैसे हमारे प्रीवियस 287 प्लस बच्चों के आए हैं। हमने आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री की हुई हैं। अगर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और यहां पर हमने हमारे टॉपर बच्चे 300 बच्चे जिनके 90% से अबव मार्क्स आए 9-10 क्लास में, उसके नोट्स हमने आपके लिए रखे हुए हैं। ये पहली लिंक है। दूसरी लिंक कि आपको पूरी बुक के चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स के चाहिए, तो दूसरी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। देन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जहां पर सारी न्यू गेस्ट पेपर अपडेट सारी मिल रही होंगी, तो इससे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सही है, एक नंबर चीज यहां पर ही हुई। दूसरी चीज ये हुई कि देखें जी, हमारे इतने बच्चे टॉप कर रहे हैं भाई, कुछ तो बात है ना। वो बात कैसे, हम सारी रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, कि कोई भी नया लेक्चर जो है ना वो आप इसे मिस ना करें। ऑल पे क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, देखें जी कितनी मेहनत लगती है, हम आपके लिए कितना काम करें, थोड़ा सा हमारी टीम के लिए आप अप्रिशिएट कर लें। इसके बाद जैसे हम हमारे बच्चे कुछ स्पेशलाइज तरीके से 95% 97 हमारे जो टॉप लाते हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि जी हमारी लाइव क्लासेस बेच होती हैं जिसके अंदर हमारे बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं और वो लाइव क्लास में आके हर बच्चे के प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके टेस्ट हम लिए जाते हैं, बिल्कुल वो सवाल आते हैं। हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एग्जैक्टली वही एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। तो सारे के सारे लेक्चर, डाउट ग्रुप, 24 घंटे पूरे साल 24/7, भले रात को 3 बजे मसला हो, हमारा टीचर आपको हेल्प करने के लिए तैयार होगा। और उसकी पूरी की पूरी फीस सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो जी अगर आपको भी मसला आ रहा है कि जी हम तैयारी कैसे करें, कोई मेंटोर होना चाहिए कि जो हमें बताए कि एक अलिफ बे पे ते करके समझाए कि सर मार्क्स कैसे लाने हैं, तो हमने हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये चीज बहुत कर ली। अगर आप भले फॉरेन से हो, पाकिस्तान से हो, अगर आपको बिल्कुल वीआईपी लेवल की चीज चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए और लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी है और एग्जाम्स के अंदर गारंटेड मार्क्स चाहिए, अभी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हम आपको बेच के अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 2 दिन तक पूरी अमाउंट को रिफंड कर सकते हैं। एंड दैट्स द होल लॉजिक हियर। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम ये हमारा आखिरी टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं, हमारा चैप्टर नंबर 2 का 2.2 प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब ये क्या है तो देखें, यहाँ पे थोड़ी सी लंबी की गई है, पर मैं आपको है ना सिंपल तरीके से बताता हूँ। हमने क्या किया था, क्लास 9 फिजिक्स थी हमारी, क्लास 9 फिजिक्स, उसमें हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। ठीक है, उसमें अगर आप जाएंगे, सबसे सबसे पहला चैप्टर, उसमें हमने दो क्वांटिटीज पढ़ी थी। कौन सी क्वांटिटीज पढ़ी थी, एक हमने पढ़ी थी स्केलर क्वांटिटी और दूसरी हमने पढ़ी थी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, शॉर्ट में क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी ऐसी चीज होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक स्केलर क्वांटिटी हम ले लेते हैं, वो है डिस्टेंस। ठीक है, या हमने ले लिया टाइम। टाइम हमने बोला कितना टाइम हो गया चाय बने हुए, तो हमने बोला यार लगभग है ना 40 सेकंड हो चुके हैं, आपकी चाय बन चुकी है। 40 और सेकंड, ये आपका यहाँ पे 40 क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब साइज के कितना टाइम लगा, तो हमने बोला 40। फिर यूनिट कौन सा, सेकंड में, मिनट में, घंटों में, कितने। तो ये होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। फिर नेक्स्ट चीज जो हमारी आती है, जो हमने पढ़ी थी, वो थी हमारी वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी वही सेम चीज है, उसमें भी मैग्नीट्यूड, यूनिट और यूनिट है। ठीक है, मैग्नीट्यूड और यूनिट भी है, लेकिन साथ में आप एक और चीज डाल सकते हो, वो है डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास तीन चीजें आ रही हैं, मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट नहीं, लेट्स से एक काम करते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट एक हो गई हमारी चीज। ठीक है, एक और चीज होती है हमारी फोर्स। ठीक है,
मैं कहता हूं कि यार अपने दोस्त को है ना धक्का मारो आराम से, ज्यादा जोर से नहीं मारना, ठीक है। अपने दोस्त को है ना धक्का मारो। किस तरफ भाई? उसको है ना थोड़ा सा आगे है ना हम फेंकते हैं, उसको है ना आगे थोड़ा सा है ना बोलें कि भाई आगे बढ़ो सुस्त आदमी, जाके जिम कर लो, थोड़ा सा भाग लो ग्राउंड में जाके। ठीक है, ये हो गया। आपने क्या किया, अपने दोस्त को ना हल्का सा धक्का मारा, ठीक है। हल्का सा, ऐसे नहीं कि गिर पड़े वो, हम हल्का सा मारते हैं 5 न्यूटन का, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपने दोस्त को क्या बोला, अपने हाथों से ना आपने ऐसे ही धक्का मारा, ठीक है। ऐसे आपने अपने हाथों से ऐसे ही उसको आगे की तरफ धक्का मारा। अब मैं है ना यहाँ पे हाथ ऐसे ही ड्रॉ नहीं कर सकता, तो आप खुद ही सोच लें कि आप अपने दोस्त को धक्का दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो गिर पड़े या फिर उसको थप्पड़ मार लिया, नहीं, इतना भी नहीं सोचना है। सो इसमें ये जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो कहाँ आ गया, ये देखो यहाँ पे 5 न्यूटन, ठीक है। 5 हमारी वो मैग्नीट्यूड मतलब साइज के, यार कितना बड़ा फोर्स लगा रहे हो, कितनी छोटी फोर्स लगा रहे हो, कितनी कम से जोर से आराम से, क्या है वो साइज, आप कैसे बताते हो, वो आप बता रहे हो इस 5 नंबर से। फिर यूनिट क्या हो गया हमारा, न्यूटन, ठीक है। हम न्यूटन के यूनिट में बता रहे हैं, किसी और यूनिट में नहीं बता रहे हम, ठीक है। ये हो गया। लेकिन फिर साथ में आपने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई, क्या आगे लगाई, पीछे लगाई, ऊपर नीचे, किस तरफ, दाएं बाएं, किधर? आपने बोला टूवर्ड्स द ईस्ट। आपने क्या बोला, मैंने अपने दोस्त को टूवर्ड्स आगे, मेरे आगे या राइट की तरफ, ईस्ट की तरफ मारा, ये हमने है ना धक्का। तो इससे हम कहते हैं डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे 3 चीजें कौन सी हो गई, एक हो गया हमारा मैग्नीट्यूड, दूसरा हो गया यूनिट, और तीसरा हो गया डायरेक्शन, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया कि हमने क्या पढ़ा था क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1 में, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ये मैंने 1 मिनट यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज हमने पढ़ी थी। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, 2.2 प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्या मतलब कि आप लो कोई 2 वेक्टर क्वांटिटीज और आप उनको मल्टीप्लाई करो। आप क्या कर रहे हो, 2 वेक्टर क्वांटिटीज ले रहे हो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको एज वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, ठीक है। आपने क्या कर लिया भाई, 2 वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर लिया। जब आप 2 वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हो, जो आपका आंसर है ना, आंसर, 2 पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं, ठीक है। जब आप 2 वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हो तो 2 पॉसिबल आंसर्स हैं। क्या आंसर्स हैं भाई, एक आंसर आपका हो सकता है कि आंसर आ गया आपका स्केलर क्वांटिटी। आपने 2 वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया और आपके पास क्या आ गया, वापसी जो आपका स्केलर क्वांटिटी। या दूसरा, अगर आपने 2 वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया, एक और चीज भी आ सकती है, वो आप कैसे भी कर सकते हो, वो क्या है, वो हो गया वापसी भाई वेक्टर क्वांटिटी आ गई। आपने 2 वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया और आपके पास वेक्टर आ गया। तब ये 2 पॉसिबिलिटीज है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉसिबिलिटीज को देखेंगे। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है 2.2.1, और फिर एक और है हमारा नीचे यहाँ पे 2.2.2। एक क्या करता है, एक हमें बताता है कि जब आप 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको स्केलर क्वांटिटी मिलती है, उससे हम कहते हैं क्या, स्केलर प्रोडक्ट। ये हमारा 2.2.1, ठीक है। 2.2.2 पे बाद में आएंगे, लेकिन उसमें फिर हमारा नेक्स्ट कंडीशन ये वाला आ जाता है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, आपने 2 वेक्टर क्वांटिटीज ली और उनको मल्टीप्लाई किया, तो आंसर जब आपका स्केलर आता है, स्केलर क्वांटिटी में आता है आपका आंसर, तो उसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। जब आप 2 वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करो और आंसर आपके पास स्केलर क्वांटिटी आए, तो अब इसे हम क्या कहते हैं, साथ में डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। आप याद कर लो, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, कोई भी कुछ भी बोले, दोनों एक ही चीज है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे 2 क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर लिया आपने। लेट्स से 2 वेक्टर्स हो गए ए और बी, आपने उनको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट जो है उसको आप लिखते हो एज ए डॉट बी, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे हमने क्लास 9 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 में हमने एक चीज पढ़ी थी, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि वर्क, वर्क डन जो होता है हमारा वर्क, वो किसके बराबर होता है। आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ अभी जल्दी से, चीटिंग ना करना बस। वर्क होता है किसके बराबर, फोर्स मल्टीप्लाई बाय, आप फिर करते हो किससे, डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है।
अब सवाल मेरा ये है कि भाई ये देखो फोर्स क्या है आपकी यहाँ पे, फोर्स क्या है यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। आप क्या कर रहे हो, दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई। आंसर क्या आ रहा है, वर्क। वर्क क्या है, वर्क हमारी एनर्जी होती है। एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो आपके पास आंसर आ रहा है स्केलर। ये हमारा समझे क्या हो गया, एक स्केलर प्रोडक्ट हो गया या डॉट प्रोडक्ट हो गया। आपने दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया और आपके पास क्या आया आंसर, स्केलर क्वांटिटी आया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, एक तरीका होता है, आप पढ़ते आ रहे हैं कि हम जब भी दो चीजों को जैसे वर्क में हम मल्टीप्लाई करते थे तो हम लिखते थे एफ डॉट डी। इसका मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट। आप दो चीजों को ले रहे हो, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हो। अब होता यह है कि लेट्स से हमने जो डायग्राम पढ़ी थी बहुत टाइम पहले, ठीक है, यहां तक है ना आपको क्लियर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कि हम फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट उसकी वजह से हो रही है, तो उससे हमारा वर्क आ रहा है। ये हमने क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था। दो वेक्टर क्वांटिटीज हो गई और साथ में उसके बाद फिर आंसर स्केलर में आ रहा है। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब लेट्स से आप हो, आपने ना इस दफा है ना धक्का अपने दोस्त को नहीं मारते, काफी धक्का मार दिया उसको, और ये हो गया एक बॉक्स। आप उसको है ना आगे की तरफ भेजना चाहते हो, कितना, लेट्स से मैं कहता हूं 5 मीटर की है ना, मैं उससे क्या करवाना चाह रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट। अब होता क्या है कि आप है ना थोड़े से है ना आपका पैर स्लिप हो जाता है और आप क्या करते हो कि फोर्स आगे की तरफ की जगह आप क्या करते हो, ऊपर की तरफ मारते हो फोर्स, ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि यार जो फोर्स हमारी जो होती है उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे हमने अभी जो पिछला ये जो टॉपिक था 2.1 में हमने क्या किया था, ब्रेक डाउन किया था। आप जब फोर्स ऐसे ही होती है आपकी, तो आप इसको दो चीजों में ब्रेक डाउन करते हो, या जब आपकी फोर्स डायगोनल में हो तो वो दो कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो सकती है, एक जो आपकी राइट की तरफ जाती है और दूसरी जो आपकी ऊपर की तरफ जाती है। अगर आपकी फोर्स लेट्स से डाउन और लेफ्ट की तरफ जा रही हो तो इसको आप कैसे ब्रेक डाउन करोगे, दो कंपोनेंट्स कौन से, एक जो नीचे की तरफ होगा और जो लेफ्ट की तरफ होगा, ठीक है। ये होते हैं क्या, आपके वेक्टर्स। अब यहाँ पे भी हम वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। भाई ये देखो, ये वाली जो फोर्स है जो ऊपर की तरफ ऐसे ही जा रही है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, हम इसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करेंगे, एक जो आपकी राइट की तरफ जाती है और दूसरी वाली जो ऊपर की तरफ जाती है। अब जो फोर्स ऊपर की तरफ जाती है ना, ये यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं, वो क्या है, वो आपका वर्क डन है बॉक्स को ऊपर लेके जाने के लिए, ठीक है। वो वाली एनर्जी है आपकी जो बॉक्स को आप ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो। आपका बॉक्स तो ऊपर जाता नहीं है, वो अलग कहानी है, लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि वर्क कितना डन किया गया है इस बॉक्स को 5 मीटर उस तरफ लेके जाने के लिए, तो हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 5 में कि भाई जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे, लेट्स से हमने यहाँ पे फोर्स लगाई, यहाँ पे लिख लेते 20 न्यूटन। जिस डायरेक्शन में आप जितनी फोर्स लगाओगे उतनी है ना काउंट होगी, बाकी जो है ना वो वेस्ट में कंसिडर की जाएगी। अब ये आपने 20 न्यूटन की ऐसे यूं मारी नॉर्थ ईस्ट की तरफ, फोर्स जो आपकी काउंट की जाएगी ना बॉक्स को आगे हिलाने के लिए, वो होगा सिर्फ और सिर्फ आपका ये वाला पार्ट, जो ये वाला कंपोनेंट है। बाकी ये वाला जो पिंक कलर का जो कंपोनेंट जो हमने बनाया ये काउंट यहाँ पे नहीं होगा। ये क्यों नहीं काउंट होगा, क्योंकि ये बॉक्स को ऊपर लेके जा रहा है, जबकि सवाल आपको कह रहा है कि भाई आगे लेके जाने में कितनी एनर्जी लगी है। ऊपर वाला काउंट यहाँ पे नहीं होगा, क्या काउंट होगा, सिर्फ और सिर्फ आगे वाला। अब सवाल ये कि मैंने आगे कितनी एनर्जी लगाई, ये वाली जो है यहाँ पे मैंने फोर्स कितनी लगाई, तो ये भी हमने पढ़ा था कि यार यहाँ पे आप उसको कॉस थीटा यहाँ पे लगा दो कि देखो ये मेरी यहाँ पे एक एंगल बन रही है थीटा, और ये आपका एक कंपोनेंट हो गया एक्स। अब यहाँ पे आपने निकालना है एक्स, ठीक है। हमें पता है कि कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, जो आपका एडजेसेंट जो बराबर वाला है वो हो गया हमारा एक्स, और उसको आपने डिवाइड कर दिया किससे, 20 से, जो आपका हाइपोटेन्यूज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। सो इससे आपको पता चल जाता है कि यार जो हमारी जो फोर्स है ये वाली जो एक्स फोर्स हो गई हमारी, वो किसके बराबर हो जाती है, नो इश्यूज, वहां पे आप है ना 20 को यहाँ पे कॉस थीटा लिख लो, यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर लो,
तो x आपकी कितनी बराबर हो गई यहाँ पे 20 cos थीटा। तो अब इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एज 20 cos थीटा। लेट्स से एंगल आपका 30 हो गया तो आप cos 30 करोगे, 60 होगा तो cos 60 करोगे। ठीक है, सो आपके पास अब जो आ रहा है यहाँ पे फोर्स, जो असल में इस बॉक्स को आगे कर रहा है, उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम कहते हैं हमारा फोर्स, वो वाली जो काउंट हो रही है, वर्क डन कर रही है, एनर्जी जो काउंट हो रही है, बाकी जो वेस्ट हो रही है उसे हम काउंट नहीं करेंगे। ये आपका क्या है यहाँ पे, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा 20 साइन थीटा। ठीक है, 20 साइन थीटा काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बॉक्स को ऊपर लेके जाने के लिए। सवाल आपको कह रहा है कि भाई आगे जा रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका मुझे बताओ। ठीक है, सो ये क्या हो गई आपकी यहाँ पे फोर्स। ठीक है, लेट्स से अब 20 नहीं है, अब है ना कोई से भी हमने ना फोर्स ले ली, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एफ। ठीक है, ये मैंने क्या लिख लिया, एफ। अब मैं कह रहा हूँ 20 नहीं, कुछ भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, जो भी हो सकता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ। तो हमने 20 cos थीटा किया था, अब हम क्या करेंगे, वापसी वही f cos थीटा कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी जो यहाँ पे आ जाती है चीज f cos थीटा, ये हमारी वो वाली फोर्स है जो काउंट हो रही है बॉक्स को राइट की तरफ ले जाने के लिए। फिर उसके बाद हमारा आ गया डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, 5। अब आपको मैं कहता हूँ यार वर्क डन कैलकुलेट करो, आप लिखोगे क्या, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। आपकी फोर्स कितनी है, आपको पता है कि यार मैंने फोर्स कितनी लगाई थी यहाँ पे, एफ कॉस थीटा। पहले हमने लिया था 20 कॉस थीटा। अब मैं कह रहा हूँ कोई सी भी फोर्स हो तो आप यहाँ पे एफ कॉस थीटा लिखोगे। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे एफ कॉस थीटा। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन लग रही है यहाँ पे तो देखो, हम है ना यहाँ पे नंबर भी है ना लगा देते हैं, समझे आपके पास 20 थी ना, तो हम यहाँ पे 20 कॉस थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे 20 कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी चाहिए भाई, ये देखो 5 मीटर यहाँ पे, तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे 5 लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 100 cos थीटा। अब थीटा हमारी कोई सी भी एंगल हो जाए, आप 60 ले लो, कुछ भी ले लो, नॉट एन इश्यू। अब नेक्स्ट चीज जो आती है हमारी यहाँ पे, वो ये है कि देखो, ये हमारा यहाँ पे आ जाता है एफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने ना कोई सी भी वैल्यू ले ली, और डिस्प्लेसमेंट भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे ना कोई सी भी हो सकती है, तो हमने यहाँ पे डी ले लिया। तो अब ये जो यहाँ पे थी ना, ये आपको कह रहा है यहाँ पे दो वेक्टर क्वांटिटीज लो, उनको मल्टीप्लाई करो। सो जो फोर्स हमारी जो है, ये हमारी फाइनल फोर्स होती है, कौन सी, जो ये वाली है एफ कॉस थीटा। इसलिए हमेशा हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे दो, आप फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, यार फोर्स यहाँ पे कोई एनी फोर्स नहीं कि आपने चांद की फोर्स उठा ली, कभी सूरज की उठा ली, नहीं। वो वाली फोर्स जो आप लगा रहे हो आगे की तरफ, आगे आप कितनी फोर्स लगा रहे हो, ये जो आपकी जो फोर्स है यहाँ पे, आप यहाँ पे कर लो एफ जो फोर्स है उसको कॉस थीटा से हमेशा मल्टीप्लाई करो। कॉस थीटा से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आंसर आएगा गलत, एग्जामिनर काटेगा आपके मार्क्स। सो आप क्या करोगे, हमेशा कॉस थीटा लिखोगे। तो ये जो हमारा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस या डॉट डिस्टेंस, जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, वो किसके बराबर है, वो है एफ डी, और साथ में कॉस थीटा भी आपने लिखना है। आप बोलोगे सर लेट्स से कॉस थीटा हमारा 0 हो गया, तो क्या, नो इश्यूज, यहाँ पे हम बॉक्स बनाते हैं, और हमने क्या लिया यार, ये हम फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, थीटा आपकी एंगल यहाँ पे 0 है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, जो 0 एंगल कितना है यहाँ पे, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, तो ये आपका 0 एंगल हो गया। अब आप करो भाई, डिस्टेंस वही हम लेते हैं, यहाँ पे डी लिख लेते हैं इस दफा। सो आपने क्या किया, एफ टाइम्स डी कॉस थीटा। ठीक है, फोर्स और डिस्टेंस आपकी जो भी हुई यहाँ पे, कॉस थीटा। आपने बोला सर ये तो 0 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा 0, नहीं बाबा, यहाँ पे कॉस ऑफ 0 है। कॉस ऑफ 0 किसके बराबर होता है, वो होता है 1 के बराबर। सो आपका वही आंसर यहाँ पे कौन सा आ जाता है, फोर्स डी, और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करो, मतलब वही सेम बात होगी। आपका वही वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस आ जाता है, जो आपका ओरिजिनल वाला है, जैसे हमने क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 5 में भी पढ़ा था। ठीक है, सो अब यहाँ पे आओ किताब में। किताब में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किधर गया, अच्छा थोड़ा सा नीचे, एक सेकेंड, ये रहा। यहाँ पे आपको वही सेम चीज बताइए, मैंने कहा ए डॉट बी, ये कह रहे ए बी, भाई रुको, एग्जाम्पल से पढ़ो ना, कैसे हमने पढ़ा हुआ है, कैसे अप्लाई किया हमने, वो कैसे किया हुआ है कि लगता है मेरी बैटरी, हाँ एक सेकेंड, मेरी बैटरी, सो अच्छा, सो अब चक्कर ये कि देखो, आपने क्या किया कि यहाँ पे जो हमने किताब में लिखा था वो क्या था कि आप दो
वेक्टर्स ले रहे हो और उनको आप स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हो, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो। आपने क्या करना है भाई, जो फोर्स की आपकी साइज है वो लो, जो आपका डिस्टेंस है वो या डिस्प्लेसमेंट हो गया वो ले लो, और फिर जो आपका कॉस थीटा एंगल बनता है, चाहे वो 0 डिग्री हो या चाहे कुछ और भी हो, जैसे यहाँ पे हमारा कुछ भी थीटा बन रहा हो 30, 60, 90, 45 जो भी, आपने क्या करना है भाई, हमेशा है ना आपने मल्टीप्लाई करना है ऐसे ही लिख के, एफ डॉट डी किसके बराबर है, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट टाइम्स कॉस थीटा। ठीक है, अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, एक दफा कॉन्सेप्ट समझ आ गया, अब इसको रट्टा मार लो सिक्वेंस से। ठीक है, आपके स्कूल के टीचर कहते हैं भाई डायरेक्टली ऐसे रट्टा मारो भाई, जब एग्जाम में फंसोगे ना आप कहोगे यार अब मैं क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आया था, वो तो मैं ऐसे ही हूं है ना, आंखें बंद करके है ना रट्टा मार के आ गया था। एग्जाम में अगर मुश्किल सवाल आ जाता है गलती से, तो आपको अब समझ आ गया कि यार चल क्या रहा है, ये कॉन्सेप्ट है। आप कहीं पे भी फंसते हो, आपको पता है कि यार सर थे फेडरल का मार्जिन के, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने है ना डायग्राम बनाई थी, आप भी डायग्राम बना के ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ताकि आप फंसोगे नहीं न्यूमेरिकल्स जो फेडरल बोर्ड मुश्किल मुश्किल वाले देता है। सो अब हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन चुका है कि यार दो वेक्टर्स आप लेते हो, उनको मल्टीप्लाई करते हो और आंसर स्केलर क्वांटिटी आता है जब, तो आप वहां पे कॉस थीटा लगा दिया करो। क्यों? क्योंकि भाई आपकी है ना जो डायरेक्शन है वो कभी ऐसे यू भी हो सकती है, आपको चाहिए सिर्फ वो वाली जो राइट की तरफ जा रही हो, जहां पे आपने है ना ट्रैवल करना है, जितनी आपने एनर्जी लगाई है, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो ऊपर की तरफ जा रही है वो आपके काम की नहीं होती। ठीक है, सो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया किसका, हमारी स्केलर क्वांटिटी का। और यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि भाई आप ए और बी मतलब वही फोर्स और डिस्टेंस लो, उनके मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके फिर वहां पे क्या करो कि भाई कॉस थीटा लगा दो। यहाँ पे कॉस थीटा क्यों, यहाँ पे वो डायग्राम बनी हुई, आप यहाँ पे कॉस थीटा लोगे ताकि ये वाला जो है ना ये इधर आ जाए और ए और बी को आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करो। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग तरीके से लिखाया गया इसलिए ना मैंने किताब से आपको पढ़वाया नहीं, लेकिन जो मैंने आपको समझाया वही है ना किताब को आसान अल्फाजों में ना कैसे समझाया जाता है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया डायग्राम्स के साथ, अच्छी अच्छी डायग्राम्स के साथ। ठीक है, सो ये हमारी पहली चीज हो जाती है। अब यहाँ पे है ना एग्जाम्पल्स दी हुई है, अब देखें यहाँ पे जो मैंने वही एग्जाम्पल आपको दी हुई थी ना फोर्स और डिस्टेंस की, वही सेम चीज यहाँ पे दी हुई है। आप एफ डॉट डी लिखते हो, एफ डॉट डी का मतलब क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस टाइम्स कॉस थीटा। वैसा नहीं, हमने पावर का भी पढ़ा हुआ है, पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है हमने, फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। फोर्स क्या आपकी वेक्टर क्वांटिटी, v क्या है आपकी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। सो आपने क्या कर लिया, एफ वी और कॉस थीटा लिख लिया। ठीक है, एफ डॉट वी जब आप डॉट लगाते हो तो ये किसके बराबर होता है, एफ मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी टाइम्स कॉस थीटा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी सेम है जो हमने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। ये यहाँ पे आप जो आपकी इंटेंसिटी है ई और वेक्टर एरिया ए, ठीक है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हो गई, आपने क्या कर लिया इनको लिख लिया एज कॉस थीटा। ठीक है, सो ये हमारी चीज यहाँ पे हो जाती है। अब यहाँ पे जो ये चीज लिखी हुई है ना, ये आपने इतनी टेंशन इसकी लेनी, क्यों, क्योंकि ये इतना एग्जाम में आता नहीं है, नंबर वन। नंबर टू एग्जाम में आता भी है तो देखो, वापसी ड्राइंग बोर्ड पे आ जाओ, मैंने क्या सिखाया था भाई, कुछ भी सवाल आया और आपको कह रहा है कि भाई वेक्टर, दो वेक्टर्स लो उनको मल्टीप्लाई करो, आपका सर जो भी बोले कि यार ये रट्टा मार लिया, सही है, हर जगह पे रट्टा मार लिया सही है, लेकिन कभी कभार डायग्राम बना के खुद भी अकल लगा के सोचो कि यार चल क्या रहा है फिजिक्स की सवाल में, भाई न्यूमेरिकल में बोल क्या रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि यार आपके पास दो वेक्टर्स पड़े हुए हैं, कैसे, जैसे ये ऐसे नहीं हो, एक वेक्टर ऊपर की तरफ है, ये वेक्टर ऐसे नहीं हुआ है, आपको कहते हैं भाई इसके बीच में ना डॉट प्रोडक्ट निकालो। आपने बोला यार ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, ठीक है, आपने रट्टा तो मारा हुआ है ए बी कॉस थीटा। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। नो शूज, थीटा क्या है यहाँ पे,
आप वो कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे 90 डिग्री आ गया, आपने है ना आंसर देखा cos थीटा 90, cos 90 किसके बराबर होता है 0। आपने देखा यार आंसर 0 आ रहा है, मेरा आंसर कहीं गलत तो नहीं है। आप वहां पे है ना मतलब ऐसे ही है ना गुम हो जाओगे, सोचोगे यार ये आंसर 0 कैसे आ रहा है, मैंने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये 0 कैसे आ रहा है, कहीं मैंने गलत तो कुछ नहीं कर दिया। वहां पे ना 5 मिनट आप इतनी टेंशन लोगे, आपके बाल गिरने लग जाएंगे वहां पे। अब देखो भाई, यहाँ पे अगर आप कॉन्सेप्ट लगाओगे, मैंने क्या समझाया था कि भाई देखो, आपको वो वाली एनर्जी चाहिए जो उधर अप्लाई हो रही हो, सेम साइड एज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेसमेंट लगाई हुई है उसी में आप फोर्स लगाओगे ताकि आपके पास आंसर आए। ये साइन थीटा वाला है ना, आप उसको लगाओगे नहीं। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो भाई, ये फोर्स ऊपर की तरफ जा रही है, आपको बोला हुआ है राइट की तरफ कैलकुलेट करने का, भाई कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है इसलिए आंसर 0 आ रहा है, इसलिए ये सही है। ठीक है, ये ऐसे कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं जो आपके खाली फेडरल बोर्ड के पेपर में नहीं, साथ में जो आपके एंट्री टेस्ट होते हैं जैसे एम कैट हो गया, ई कैट हो गया, फिर आप बाकी यूनिवर्सिटीज के भी देते हो, आईबीए हो गया, फास्ट हो गया, नस्ट हो गया, लम्स हो गया, एनईडी हो गया, इकरा हो गया, मेहरान हो गया, इन सब के आप टेस्ट देते हो। तो ऐसे ही सवाल आते हैं कॉन्सेप्चुअल वाले, इनका आपने ख्याल रखना होता है। तो कॉन्सेप्ट समझो कि भाई चल क्या रहा है। जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको हर जगह पे अप्लाई होगा, ऐसा नहीं एम कैट के लिए अलग पढ़ेंगे, इसके लिए अलग पढ़ेंगे, उसके लिए अलग पढ़ेंगे, नहीं भाई, सब चीजें हर जगह पे सेम अप्लाई होती हैं। बस समझो कि चल क्या रहा है। सो हमेशा डायग्राम बना के यहाँ पे है ना ये लगा लिया करो फॉर्मूला। ठीक है, ए डॉट बी मतलब ए बी कॉस थीटा। कहीं पे भी आप अटके, कहीं पे भी आप फंसे, डायग्राम बना लो जैसे यू यहाँ पे किताब में भी पड़ी हुई है, वैसे ही वही सेम चीज जैसे मैंने आपको समझाई। फिर भी कंफ्यूजन होती है, प्रैक्टिस करो, सवाल सवाल जब सॉल्व करते जाओगे ना आदत बन जाएगी। जब हाथ सेट हो जाए तब है ना ये फॉर्मूला रट्टा मार के आ जाना पेपर में, डायरेक्ट लिख के आ जाना जब प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस के बगैर है ना रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं है, फिर मतलब आप हो गए या गधे हो गए एक ही बात होती है। ठीक है, सो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट चीज जो हमारी आती है यहाँ पे, ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हो, ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पर ये है ना 3 डिमेंशंस में आ जाता है। ठीक है, अगर आपको ये वाली जो चीज है इसको है ना इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 डिमेंशंस में आ रहा है, 3 डिमेंशंस के सवाल आते नहीं है। बट खुदा ना खास्ता कोई सवाल आ जाता है गलती से, तो देखो एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने याद रखना है, 3 डिमेंशन वाला ये जो फॉर्मूला है इसकी डेरिवेशन आपको नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये नीडेड नहीं है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे मैं सवाल लिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे सवाल कौन से पड़े हैं, 2 डिमेंशन के पड़े हुए हैं। ठीक है, 3 डिमेंशन के आते नहीं है, सो इसकी टेंशन नहीं ला रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट पे। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है देखो, अगर आप करते हो जैसे ए डॉट बी या आप करो बी डॉट ए, दोनों एक ही चीज है। बी डॉट ए या ए डॉट बी सेम चीज है, ये इक्वल है। जैसे आप 5 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हो, आंसर सेम आता है 15। ठीक है, सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि भाई देखो, जब आपका एंगल थीटा वो किसके बराबर हो, जीरो, जीरो क्या, 0 डिग्री, तो फिर आपका जो ए डॉट बी है वो किसके बराबर हो जाता है, ए बी के बराबर। क्यों? क्योंकि आप कॉस ऑफ 0 करते हो, कॉस ऑफ 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो ये हट जाता है यहाँ से। बचा आपके पास क्या, a मल्टीप्लाई बाय बी, ये आपकी स्केलर क्वांटिटीज हो। अब लेट्स से अगर आपके पास आ जाता है थीटा क्या, 90 डिग्री, मतलब वर्टिकल में एक है और हॉरिजॉन्टल में एक है। सो इसका क्या आंसर हो जाता है, फिर ये हो जाता है हमारा a डॉट बी किसके बराबर, 0 के बराबर। कैसे? क्योंकि देखो a b और फिर cos थीटा, cos क्या, थीटा क्या हमारा 90, cos ऑफ 90 किसके बराबर होता है, 0। आप a b कुछ भी ले लो, 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 ही आएगा ना। तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी हो जाती है कि भाई जब भी आपके पास चीजें ऐसे यूं पड़ी हुई होती है, मैंने थोड़ा बुरा एरो बनाया है यहाँ पे, लेकिन जब भी आपके पास चीजें ऐसे यूं पड़ी हुई होती हैं, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या यार, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बीच में ऐसे यूं बटा हुआ है, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, क्या है ये, परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर है तो भाई फर्क ही नहीं पड़ता एक दूसरे को, इसलिए सो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, फिर तीसरी चीज क्या आ जाती है कि भाई देखो, अगर आप यहाँ पे ए बी कॉस थीटा है, ये आप ले लो। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी कब आती है, मैक्सिमम वैल्यू तब आती है आपकी जब आप एंगल 0 लेते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने 0 लिया था ना, तो ये हमारी 0 क्या है, ये हमारी मिनिमम वैल्यू है।
इसे क्या कहेंगे हम? मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू मतलब जीरो से लेके नेगेटिव वैल्यूज पे अभी हम नहीं आ रहे। ठीक है, मिनिमम नेगेटिव वैल्यूज में आपके पास आ जाती हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ बात करूं पॉजिटिव वैल्यूज में, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वैल्यूज। तो सबसे कम वैल्यू आपकी कब आती है? जब आप 90 डिग्री पे होते हो। ठीक है, अब ऐसे नेगेटिव वैल्यूज आती है, आप एग्जाम में गलत देख के आते हो, आप कहते हो सर आपने ये बोला था। भाई देखो, मैं अभी कह रहा हूँ सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का आंसर जब आपके पास हो। तो सबसे कम वैल्यू कब आती है? जब 90 डिग्री होता है। और सबसे हाईएस्ट वैल्यू कब आती है? जब आपके पास 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री होता है। ठीक है, सो 0 और 90 डिग्री के बीच में आपके पास मिनिमम वैल्यू कब आती है? जब आपके पास एंगल 90 डिग्री होता है, आपके पास आंसर क्या आ जाता है? 0। और मैक्सिमम वैल्यू कब आती है? मैक्सिमम तब आती है जब आपके पास 0 डिग्री होता है और वो आपको आंसर देता है a मल्टीप्लाई बाय b। इसके बीच में ना फिर बीच की वैल्यूज आ जाती है, वो मिनिमम मैक्सिमम नहीं होती। ठीक है, सो 0 और 90 डिग्री के बीच में, सिर्फ 0 और 90 डिग्री के बीच में, अभी दूसरी एंगल्स पे ना जाना, 270 डिग्री, 185 डिग्री नहीं, अभी सिर्फ 0 और 90 के बीच में आपके पास सबसे हाईएस्ट आंसर कब आता है, मैक्सिमम आंसर कब आता है? जब 0 डिग्री होता है। और सबसे कम आंसर कब आता है? 0 कब आता है? जब 90 डिग्री होता है। ठीक है, सो ये हमारा तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे कह रहा है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू कब आती है? जब मैग्नीट्यूड से आप खाली मल्टीप्लाई कराते हो। मैग्नीट्यूड से कब मल्टीप्लाई खाली कराते हो? जब कॉस थीटा 0 पे होता है। ठीक है, सो ये हमारी ये चीज हो गई यहाँ पे। फिर एक और चीज यहाँ, यार आप a को b के बराबर कर लो और एंगल आप खुद ही 0 कर लो तो a स्क्वायर आ जाता है। ये तो सिंपल चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप खुद को एक चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो एक स्क्वायर हो जाता है खुद का, a स्क्वायर। a को खुद से मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। 3 को खुद से मल्टीप्लाई करोगे 3 स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही हमारी यूनिट वेक्टर्स होते हैं। यूनिट वेक्टर्स का साइज क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, 1 को आप खुद से मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर करोगे, आंसर क्या आएगा? 1। इसकी वजह से यहाँ पे आंसर 1 आ रहा है। आपका i किसके बराबर है? 1 के बराबर। j किसके बराबर है? 1 के बराबर। k किसके बराबर है? 1 के बराबर। 1 को खुद से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, सो ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाओ 180 डिग्री। अब उल्टा आ जाते हैं। जब आप क्या करते हो, अब है ना गेम चेंज हो जाती है। अब मिनिमम से है ना लोएस्ट, अब ये मिनिमम नहीं, सबसे कम आंसर कब आता है आपका? मिनिमम अब क्या है? जब आप 0 से 180 डिग्री के बीच में जाते हो, तो सबसे मिनिमम आंसर आपका अब, ठीक है, अब हम एंगल चेंज कर रहे हैं 0 से 180 डिग्री के बीच में। सबसे कम आंसर कब आता है? जब आपका जो थीटा एंगल है वो किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर। इसमें क्या हो जाता है कि भाई देखो, आपका जो a और b है, आप मल्टीप्लाई किससे करते हो? cos ऑफ 180 से। भाई cos ऑफ 180 किसके बराबर है? ये है आपका -1 के बराबर। मल्टीप्लाई बाय -1 करते हो तो आपके पास आंसर अब आ जाता है -ab। ये है आपका सबसे मिनिमम या सबसे लोवेस्ट आंसर। 0 और 180 डिग्री के बीच में सबसे हाईएस्ट आंसर कब आता है? जब 0 डिग्री होता है। 0 कब आंसर आता है? जब 90 डिग्री होता है। और सबसे कम आंसर कब आता है? जब 180 डिग्री एंगल होता है। क्यों? क्योंकि भाई अब है ना 180 डिग्री कितना होता है? ये आपका 0 डिग्री इस तरफ है, 180 डिग्री इसका बिल्कुल उल्टा हम शक्ल इस साइड पे आ जाता है 180 डिग्री। जब भाई ऑपोजिट ही डायरेक्शन कर लिया, इसकी वजह से आंसर सबसे कम आ रहा है। डायरेक्शन ऑपोजिट कर लिया आपने। पहले आप जा रहे थे राइट की तरफ, अब आपने बोला नहीं मैं तो है ना शक्ल वहां के है ना दूसरे साइड पे देखूंगा, तो आंसर भी आपका उल्टा हो जाएगा वहां पे। इसलिए अब -ab आ जाता है। लेट से ab आपको आंसर 5 देता है, तो 0 डिग्री पे आंसर 5 था यहाँ पे। ठीक है, जब आप यहाँ पे थे तो ऐसे 5 था। जब ऊपर की तरफ देखते हो 90 डिग्री तरफ तो 0 आ गया, फिर इस तरफ देखते हो लेफ्ट साइड तो -5 आ गया। सो आप देख रहे हो कि आंसर कैसे आपका 5 था जब आप 0 डिग्री पे थे, फिर आप 90 डिग्री की तरफ गए तो आंसर 0 हो गया, और फिर जब आप इस तरफ आए 180 डिग्री की तरफ तो फिर आंसर आपका क्या हो जाता है यहाँ पे? -5। ठीक है, और फिर यहाँ पे ना दरमियान वैल्यूज आती हैं 2 3 -1 जो भी आप चाहो। सो ये आपकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है? जब आप 0 डिग्री पे होते हो। सबसे लोएस्ट वैल्यू कब आ रही है? जब आप 180 डिग्री पे होते हो। और 0 कब आता है? 0 हमेशा 90 डिग्री पे आता है, क्योंकि cos 90 0 के बराबर होता है।
ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट था नंबर 4 वाला। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट बात आती है कि भाई देखो, यहाँ पे आप 2 वेक्टर्स ले रहे हो। ठीक है, आपने 2 वेक्टर्स ले लिए, किसमें? 3 डायमेंशंस में। ठीक है, आपने क्या किया? 3 डायमेंशंस में है ना ले लिया। अब इसका सवाल है ना, मैं आपको अभी से बता दूं, इसके है ना सवाल है ना आने हैं नहीं, लेकिन फिर मैं आपको है ना कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई देखो, 3 डायमेंशंस हैं, कौन सी? ये देखो यहाँ पे x डिग्री, ये x डायमेंशन, y और ये z डायमेंशन। ठीक है, ये हमारी 3 डायमेंशंस हो गई यहाँ पे। कैसे? ये आप जो ग्राफ पढ़ते हैं ना, तो ग्राफ में एक हमारा ये x डायमेंशन हो जाता है, फिर हमारा ये y डायमेंशन हो जाता है, और फिर यहाँ पे z डायमेंशन हो जाता है, x, y और z। अब यहाँ पे आपके पास 2 वेक्टर्स पड़े हुए हैं 3D स्पेस में। एक आपके पास एक वेक्टर यूं पड़ा हुआ है a, और दूसरा वेक्टर पड़ा हुआ है यूं p। अब सवाल ये कि आप a को b से मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे a डॉट b करते हो, तो इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे 3 डायमेंशन में? तो भाई देखो, आपके पास कुछ कोऑर्डिनेट्स पड़े हुए होंगे। लेट्स से मैं कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? जैसे a का जो कोऑर्डिनेट है, a किसके बराबर हो जाता है? मैं है ना कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख लेता हूँ 3,4,5। क्या मतलब? 3,4,5 का क्या मतलब है? जैसे आप पढ़ते हो ना वो, जैसे मैथ्स में हमने पढ़ा हुआ है, एक सेकंड इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूँ। आप मैथ्स में कैसे लिखते हो? 3i प्लस 4j प्लस 5k। ठीक है, आप 3x प्लस 4y प्लस 5z भी लिख सकते हो, लेकिन ये भी सही है। ये आपका हो गया a। फिर हो गया आपका b कोऑर्डिनेट। b कोऑर्डिनेट है ना, मैं कुछ और लिख लेता हूँ, 8, 9 और 10। अब ये किसके बराबर हो गया भाई? ये हो गया आपका वही 8i, कलर में चेंज कर लेता हूँ उसका, यहाँ पे चले रेड कर लेते हैं, 8i प्लस 9j प्लस 10। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इनको मैं कैसे मल्टीप्लाई करूं? तो भाई देखो, हमेशा ये करना कि i वाला जो आपका x वाला है, x को x से मल्टीप्लाई करो, y को y से मल्टीप्लाई करो, z को z से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? x को x से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 3 को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया। फिर आपने क्या किया? y को y से मल्टीप्लाई किया, तो आपने 4 टाइम्स 9 कर लिया। फिर आपने क्या किया? z को z से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपने 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास 3 वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, 24, 9 टाइम्स 4 क्या है? 36, और फिर आपके पास क्या गया? 5 टाइम्स 10। 5 टाइम्स 10 क्या हो गया आपके पास? 50 हो गया। ये आपके पास 3 वैल्यूज आ गई। हम किस में? 3 डायमेंशंस में। आप इनको ऐड कर लो, 50 प्लस 36 प्लस 24 आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 110। ये है आपका आंसर 110। ये क्या आपकी स्केलर क्वांटिटी है 110। ठीक है, यूनिट जो भी हुआ वो अभी हमें देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 3 डायमेंशंस में यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है कि आप देख रहे हैं आंसर यहाँ पे ax bx, मतलब आपने x वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनको खुद से मल्टीप्लाई कर लिया, y वालों को खुद से मल्टीप्लाई कर दिया और z वालों को खुद से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इससे आपका आंसर आ जाता है क्या? ax bx प्लस ay by प्लस az bc। सिंपल है, बस आपने क्या किया यार, जो आपके कोऑर्डिनेट्स पड़े हुए थे, ये जैसे यहाँ पे मेरे कोऑर्डिनेट कौन से पड़े हुए हैं, ये वाला और ये वाला, आपने क्या किया? x वाली वैल्यूज को खुद से मल्टीप्लाई कर दिया, या i वाली, y या j वाली को खुद से मल्टीप्लाई कर दिया, k वाली को खुद से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर आंसर आपने उनका ऐड कर लिया, आपके पास आ गया क्या? स्केलर क्वांटिटी। सिंपल। ठीक है, अब आपने बोला सर ये तो 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में क्या होगा? 2 डायमेंशन में भी वही सेम है। लेट्स से आप लेते हो अब 2,5, 2,5 आपका एक कोऑर्डिनेट हो गया, वो क्या हो गया आपका? 2i प्लस 5j। ठीक है, 2i प्लस 5j, और आप एक और कोऑर्डिनेट ले लो, लेट्स से 4,6। आप क्या करोगे? अब इनको मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब ये आपके क्या हो गए? ये हो गए 2i प्लस 5j, 4i प्लस 6j। आप x वाले को खुद से मल्टीप्लाई करो, ये जो i वाले हैं इनको आपने मल्टीप्लाई कर लिया, और जो y वाले हैं इनको आपने खुद से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ रहा है यहाँ पे? सिंपल, यहाँ पे आप आ गए, आपने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, और आपने लिखा 5 मल्टीप्लाई बाय 6। फिर जो भी इनका आंसर आता है उनको ऐड कर लो। आप क्या करोगे? अब 8 प्लस 5 टाइम्स 6 क्या है? 30। 30 प्लस 8 क्या हो जाता है? 38 हो जाता है। सिंपल, आपका आंसर क्या आ गया? स्केलर क्वांटिटी 38। ठीक है, सो ये चीजें यहाँ पे
हमें है ना यहाँ पे लिखी गई है, बताई गई है। ठीक है, सो अब हमारा ये जो डॉट प्रोडक्ट है जो हमारा 3 डायमेंशन में है, ये किसके बराबर हो गया हमारा यहाँ पे, इसके बराबर हो गया। सो हमने 3 चीजें पढ़ ली कि भाई डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है आपने। अगर आपके पास दिया हुआ है भाई नॉर्मल वैल्यू, एक मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो आप क्या करते हो, आप लिखते हो ए। अगर आपके पास लेट से तीन जो फॉर्म्स है वो कौन सी है, ए डॉट बी। ठीक है भाई, ये किसके बराबर है, आप एक चीज जिसके बराबर है वो है ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ए और बी क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, कैसे शुरू में बताया था कि भाई हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, दो वेक्टर क्वांटिटीज को ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। किधर गया, हाँ ये रहा, दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दो वेक्टर क्वांटिटीज को हमने मल्टीप्लाई किया। इससे आंसर क्या हो रहा है हमारा, एक तो ए बी कॉस थीटा है, ये आपका क्या है, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया यहाँ पे। ठीक है, या लेंथ हो गई आपकी। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड या लेंथ ऑफ क्या, ऑफ द वेक्टर। आपने ये वेक्टर बनाया, अब इसकी लेंथ कितनी है, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए। ठीक है, या हम ए ऐसे यूं भी लिखते हैं, लेकिन इसको है ना आप लेट से लिख लो 5। ये आपका वेक्टर है ए, उसकी लेंथ क्या है 5, आप 5 यहाँ पे डालो। ठीक है, और वही सेम हो गया फिर बी, बी की भी आपकी लेट से एक चीज बनी हुई है ऐसे यूं, उसकी लेंथ है 6, आपने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और फिर उनके बीच में ए और बीच में कितना एंगल आता है, ये एंगल इन दोनों के बीच का है। तो ये हमारा एक आंसर हो गया। लेकिन अक्सर मैथ में आपने देखा होगा कि यार कभी कभार आपके पास है ना लेंथ्स नहीं दी जाती, आपके पास क्या दिए जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे 2,5 4,6 3,4,5 8,9,10। फिर आप क्या करो कि जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं ए और बी के, आप उनको मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे फिर आप कैसे लिखोगे, ए के जो कोऑर्डिनेट है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, इसको मैं अलग कर सकता हूँ, ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको मल्टीप्लाई कर लो बी के एक्स कोऑर्डिनेट से, फिर उसको ऐड करना किससे भाई, जो आपके ए का जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको मल्टीप्लाई कर लो बी के वाई कोऑर्डिनेट से। ठीक है, ये 2 डायमेंशन का आंसर है। 3 डायमेंशन में आ जाता है तो भाई आप लिख लो यहाँ पे ए का जो जी कोऑर्डिनेट है उसको मल्टीप्लाई कर लो बी के जी कोऑर्डिनेट से। अब यहाँ पे हमने क्या लिखी है, 3 चीजें लिखी हैं, दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, वो दो वेक्टर्स क्या है आपके, लेट से मैंने यहाँ पे बना लिया वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। ठीक है, ये वेक्टर ए हो गया यहाँ पे और ये हमारा हो गया वेक्टर बी। इनके बीच में कोई एंगल है यहाँ पे थीटा, आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर आपको इनकी दी हुई है लेंथ्स 5 और 6, तो आप क्या करोगे, 5 6 cos थीटा, 5 टाइम्स 6 30 हो गया, 30 cos थीटा कर लिया, ये आ गया आपका आंसर। बट लेट्स से आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपको दिया नहीं गया है कि यार इनकी लेंथ्स क्या है। सो फिर अगर आपको वहां पे वो देते हैं क्या, कोऑर्डिनेट्स, ये कहते हैं भाई ये है 3,4,5, ये ग्राफ पे हमारा आ गया 8,9,7। आपने क्या कर लिया, 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर लिया, 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर लिया, 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, इनको ऐड कर लिया आंसर्स को, और ये आपका फिर आंसर यहाँ पे आ जाता है। अब ये सारी एक ही चीज है, ये जो यहाँ पे मैंने चीजें लिखी है ना यहाँ पे, ये जो 3 चीजें ये एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, आपने ये याद रखना है। ठीक है, ये क्या रखना है आपने, ये 3 चीजें आपने याद रखनी है कि ये हमेशा एक तीनों दूसरे के बराबर हैं। और ये भी याद रखना है कि यार क्या चीज वेक्टर है, क्या चीज लेंथ है, क्या चीज स्केलर है। ये आपके वेक्टर्स है भाई, आप ए डॉट बी करोगे भाई वो वेक्टर है, उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेट चाहिए, यहाँ पर आपको लेंथ चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए उन वेक्टर की, ताकि आप उनको मल्टीप्लाई करो और फिर जो भी उनके बीच में एंगल है उनके कॉस थीटा कर लो। ठीक है, ये हमारा हो जाता है यहाँ पे क्या, स्केलर प्रोडक्ट। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है। सो यहाँ पे देखो ये ए डॉट बी यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये देख रहे हो यहाँ पे ए डॉट बी, मैं क्या करता हूँ ये ए डॉट बी है ना यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब जो इक्वेशन मैंने लिखी थी ए डॉट बी किसके बराबर है, ए बी कॉस थीटा, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर। जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी थी ना, वही किताब ने ना यहाँ पे छुप के आपको है ना यहाँ पे दे दी और बोला कि खुद फिगर आउट करो। लेकिन आप फेडरल कमांडर के चैनल पे बैठे हुए, यहाँ पे हम आपको है ना गाइड करने के लिए बैठे हुए।
ठीक है, तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल सवाल दिया हुआ है, एग्जाम्पल सवाल दे देते हैं। अब हमें क्या बोला हुआ है, पावर निकालो, ठीक है, पावर, नो इश्यूज। पावर किसके बराबर होती है यार, आप क्या कर रहे हो, वेलोसिटी और फोर्स दी हुई है, तो आप फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करोगे, या फिर उन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना, मतलब डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो। अब देखो यहाँ पे आपके पास है ना क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, यहाँ पे लेंथ नहीं दी हुई है, देखो 3,4 8,-2 है। अब क्या करें, नो इश्यूज, नो इश्यूज, आराम से। अभी क्या पढ़ा था हमने, यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स लो और दूसरे से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर लो। तो भाई देखो, ये एक्स कोऑर्डिनेट आपका 3 हो गया और ये 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपके पास, ये यहाँ पे लिख लेते हैं, एक 3,4 दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है 8,2। आपने एक्सेस को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया 3 और 8 को, तो 3 टाइम्स 8 किसके बराबर होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट 24, 3 टाइम्स 8 आप खुद लिखना। फिर आपने ऐड कर लिया किससे, 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 4 किसके बराबर होता है, ठीक है। और अच्छा सॉरी, -2 है, मैंने देखा नहीं, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -2। -2 टाइम्स 4 आपने किया, आंसर क्या आ रहा है, -8, ठीक है, नो इश्यूज। आपने क्या किया, 24 टाइम्स -8, ये आंसर क्या आ गया आपका यहाँ पे 16, तो 16 वॉट्स का आपके पास आ जाता है। अब आप बोलोगे सर ये जो फॉर्मूला है, चलें ये तो चल गया, ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे, अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना हो, ए बी कॉस थीटा, आप ये भी लगा सकते हो, लेकिन आपने है ना लेंथ कैलकुलेट करनी होगी। 3,4 की आपने है ना वेक्टर बनाया, इसकी लेंथ आपको पता चल गई 5, फिर आप इसकी लेंथ निकालो, फिर आप एंगल निकालो, बीच में इतनी खुआरी है, इसलिए ना हमारे जो मैथमेटिशियंस थे और साइंटिस्ट थे, उन्होंने ना ये तरीका निकाला कि भाई जब आपके पास लेंथ और एंगल नहीं पड़ी हुई ही, और जब आपके पास कोऑर्डिनेट पड़े हैं भाई, कोऑर्डिनेट के एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करो, आगे बढ़ो, ठीक है। सो इससे हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट, ठीक है। ये हमारा हो जाता है यहाँ पे 2.2.1। तो उम्मीद है आपको लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक जो बात है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे बच्चों के 90% अबव मार्क्स आते हैं, उनको एक चीज पता होती है, वो होती है एग्जाम के अंदर लिखे कैसे जाते हैं। और ये जो चीज है ना एग्जाम के अंदर लिखना, एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन, ये हम हमारी बेच के अंदर करवाते हैं। सही है, बच्चा बैठ के सवाल कर ले, लेक्चर देख ले, कुछ भी कर ले, अगर वो उसको एग्जामिनर, अगर उसको लिखना नहीं आता तो एग्जामिनर उसको मार्क्स ही नहीं देगा। तो हम उसको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, तो भाई एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना, वो मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। जब काट ही नहीं पाएगा तो आपका तो टॉप बनना पक्का है। तो जी हम हमारी बैच के अंदर बच्चों को ये पूरी चीजें करवाते हैं, हम नोट्स, गाइडेंस, सारी चीजें A to Z करवा रहे होते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मैसेज करें और हम आपको बैच के अंदर एनरोल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्या चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, फ्री का मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लेक्चर्स की लिंक, सारे के सारे नोट्स की लिंक, सारी की सारी चीज़ों की लिंक्स गिवन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।